तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरे डिस्कस करेंगे। एक्सरे, चलिए बात नहीं। एक्सरे क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो वेव है उसका नाम है एक्सरे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन है? गामा रे। तो उससे सेकंड हाईएस्ट ठीक है एक्सरे होता है। एक्सरे के बाद गामा रे होता है। एक्सरे नाम इसलिए पड़ा था कि पहली बार जब इसको देखा गया था तो इसके बारे में पता नहीं था लोगों को। रॉयंटिगन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने देखा, तो इसलिए इसका नाम एक्सरे दे। हम लोग मानते हैं ना मैथ्स में कि कोई भी चीज अगर लेट सपोज इट इज एक्स है तो कोई अननोन चीज को क्या मानते हैं, इसलिए अननोन था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? एक्सरे। बाद में इसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ, बहुत लोगों ने ढूंढा, इसको प्रोड्यूस किया गया, तो वो सारी चीज हम लोग भी डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज किया गया तो एक्सरे के बारे में खूब डिटेल में पता चला कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, क्या किस नियम को फॉलो करता है, वो सारे नियम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सरे के बारे में 2-3 लाइन लिखिए। एक्सरेज आर highly energetic. X-rays are highly energetic electromagnetic rays. Highly energetic electromagnetic wave having second highest frequency. Having second highest frequency. Having second highest frequency in electromagnetic spectrum. In electromagnetic spectrum. Having second highest frequency in electromagnetic spectrum. इसका जो wavelength होता है ये एंगस्ट्रॉम रेंज में होता है। The wavelength of X-rays, the wavelength of X-rays lies in angstrom range. Around 1 angstrom इसके आसपास ही होता है। ठीक है, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में समझिए जरा। तो जब किसी मेटल प्लेट को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से आया इस मेटल प्लेट को क्या किया, तो यहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई। डोंट यू थिंक इट इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट को स्ट्राइक करता है तो एक्सरे निकलता है। और इसको रॉयंटिगन नाम का साइंटिस्ट ने बनाया था सबसे पहले, रॉयंटिगन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है रॉयंटिगन ने प्रोड्यूस किया था। और जिस डिवाइस से प्रोड्यूस किया था उसका नाम है कलिक ट्यूब। बड़ा खतरनाक नेम सब है, ध्यान रखिए, कलिक ट्यूब। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए, ये डायग्राम बना कर। X-rays were discovered by W.C. Roentgen. X-rays were discovered by W.C. Roentgen in 1895. And therefore X-rays are also known as Roentgen rays. इसलिए एक्सरेज को हम लोग रोएंटजेन रेज भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में रोएंटजेन रेज मिल जाए तो डरना नहीं, एक्सरे का ही नाम। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। When fast moving electrons when fast moving electrons strike a target
of high melting point, strike a target of, देखिएगा टारगेट में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट and high atomic weight और ऐसे प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका बारे में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए टंगस्टन, ब्रैकेट में टंगस्टन कॉमा प्लैटिनम, टंगस्टन कॉमा प्लैटिनम कॉमा मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। तो एक्सरेज का प्रोड्यूस होता है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट्स को स्ट्राइक करते हैं। इस मेटल प्लेट को हम लोग टारगेट भी कहते हैं और इस टारगेट का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक वेट। तो टारगेट कौन कौन बन सकता है, टंगस्टन बन सकता है, मॉलिब्डेनम या प्लैटिनम, फुल स्टॉप। आगे उसी में एक लाइन लिखिएगा, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सरे, द डिवाइस used to produce X-ray is called X-ray tube, is called X-ray tube or Kulik tube, ये Kulik tube। ठीक है, अब लोग कुछ कुछ वो पॉइंट्स लिख रहे हैं जो एक्सरेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एक्सरे जब प्रोड्यूस होता है तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिए। एक पॉइंट ये लिखना है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट मेटल, greater the number of electrons striking the target metal, comma, more intense are the X-rays produced, more intense are the X-rays produced, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी का एक्सरे निकलेगा, ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन आएगा तो कम इंटेंसिटी का एक्सरे निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स आता है उसका सिर्फ 1% एक्सरे प्रोड्यूस कर पाता है। जितना भी इलेक्ट्रॉन आया उसके एनर्जी का सिर्फ 1% किसमें कन्वर्ट होता है, एक्सरे की एनर्जी। बाकी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस हो जाता है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। इसीलिए जो कूलिंग ट्यूब होता है या ये जो एक्सरे ट्यूब है, इसको कूल करने का बहुत जरूरत पड़ेगा, इसको कूल करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, इसलिए कूलिंग मैकेनिज्म खूब अच्छा होना चाहिए, नहीं तो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, वो ट्यूब ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा कूलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये अगला पॉइंट लिखना हम लोग को, ओनली अबाउट 1% ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, only about 1% of incident electrons energy is converted into X-rays, and the remaining 99% is converted into heat. Full stop. Therefore, comma, cooling device is essential. Cooling device is essential with an X-ray tube. With an X-ray tube. With an X-ray tube. एक पॉइंट और लिखना है हम लोग को, जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हार्ड एक्सरे और एक को बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे
और इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ रेंज, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ रेंज। ठीक है, और क्या बेसिस है, कैसे डिवाइड किए हैं? अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो अगर वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम से कम है, अगर 4 एंगस्ट्रॉम से, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। ऐसे एक्सरे को हार्ड एक्सरे कहते हैं। और अगर वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो गया, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी, पेनिट्रेशन पावर भी कम, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे, और ये किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ रेंज। वेवलेंथ के बेसिस पर हम लोग एक्सरेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सरेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका सारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही जैसा होगा। जैसे अगर हम पूछे कि एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सॉरी एनर्जी कितना होगा, तो कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी? hc/λ या h × f है ना। तो इस पे एक सवाल कर लेते हैं। कल को आपसे एक्सरे बोल करके कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो आप डरे ना उसके बारे में। लिखिए एक सवाल। Find the energy, comma frequency, find the energy, comma frequency and the momentum of an X-ray photon, of wavelength 0.1 नैनोमीटर, of wavelength 0.1 नैनोमीटर। निकाल लीजिए सब लोग। तो ये सवाल तो बहुत आसान सा है। एनर्जी हम लोग पहले भी सीखे हैं। एनर्जी क्या होता था? hc/λ। और इसको सीखे थे कि अगर आप एनर्जी hc को 12400 लिख दो और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लिखो, तो एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12400 बाय वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर का मतलब एक एंगस्ट्रॉम, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। इसको 124 किलो 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये वेवलेंथ हो गया। और आपसे क्या पूछा था? फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ का प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है? c। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c/λ। c हो गया 3 × 10⁸ और लैम्डा हो गया 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। ये एक्सरे का फ्रीक्वेंसी हो गया। और क्या पूछा था? मोमेंटम। मोमेंटम हम लोग डी ब्रॉगली के वेवलेंथ से निकाल सकते हैं। मोमेंटम p कितना होता है? h/λ। p कितना होता है? h/λ। h कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 और वेवलेंथ कितना है? 10 का पावर 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। ये हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻24 और मोमेंटम का होता है kg/s या इसी को न्यूटन सेकंड भी लिखा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स पे पूछे जा सकते हैं एक्सरे पे डायरेक्ट। इसके बाद हम लोग को एक बात लिखना है, एक्सरे का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जो प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे।
प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, of very short wavelength of the order of 1 angstrom। 1 angstrom के ऑर्डर मतलब 1 angstrom, 2 angstrom, 3 angstrom and so on, full stop। therefore उसमें कंटिन्यू करते हुए लिखना है, therefore comma they can exhibit, therefore they can exhibit properties of reflection, properties of reflection, comma refraction, comma diffraction, diffraction जितना भी लाइट का प्रॉपर्टीज होता है सब, comma interference, comma polarization, etc. just like ordinary light, just like ordinary light, just like ordinary light, full stop। पैचेंज करके due to this property, due to this property comma they help in the study of crystal structures, they help in the study of crystal structures, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी ये हम लोग पहले भी लिखे हैं। और इससे रिलेटेड एक नियम था, इसका नाम था ब्रैग्स लॉ, इसका नाम क्या था, ब्रैग्स लॉ। याद है आप लोग को क्या था ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा is equals to lambda, 2d sin थीटा is equals to या lambda is equals to h by p, ये लिख सकते हैं, ये था ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा is equals to lambda is equals to h by p। इसमें d क्या है, d है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये मैंने मॉडफिक्स के शुरुआती समय में आपको बताया। थीटा क्या है, एंगल एट विच फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, एंगल एट विच फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रैग्स लॉ, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट है कि जब एक्सरे किसी भी टारगेट को पेनिट्रेट करता है तो उसका इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई टारगेट है, अगर ये कोई टारगेट है और एक्सरे पहले ऐसे आ रहा था और इस एक्सरे का इंटेंसिटी आई नॉट, तो जब इस टारगेट से बाहर निकलेगा तो इसका इंटेंसिटी बदल जाएगा, आई हो जाएगा। अगर इस टारगेट का थिकनेस x है तो इसका जो न्यू इंटेंसिटी आई होगा वो होता है आई नॉट ई का पावर माइनस म्यू एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई का पावर माइनस म्यू एक्स, जहां पर इस म्यू को हम लोग एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ टारगेट मेटल कहते हैं। ये मान लीजिए एक टारगेट मेटल है जिस पर एक्सरे इंसिडेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान रखना क्या इंसिडेंट हो रहा है, एक्सरे। तो ये लिख लीजिए, म्यू को बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर या एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट,
एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट। एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट, एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट। तो एक्सरे जब किसी मेटल के टारगेट को पेनिट्रेट करता है उसका इंटेंसिटी घट जाता है। इस एब्जॉर्बिंग पावर के बारे में एक दो लाइन लिख लेना है। हाँ, इस एब्जॉर्बिंग पावर के बारे में एक दो लाइन लिख लीजिए। द वैल्यू ऑफ म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू, ये जो म्यू है इसका वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कैसा उस पर डिपेंड करता है। फुल स्टॉप, पैच चेंज करके इट्स वैल्यू, मतलब म्यू की वैल्यू, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विथ लैम्डा। वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, एक्सरे का वेवलेंथ कितना उस पर भी डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विथ वेवलेंथ, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा म्यू उतना ज्यादा होगा। एंड एटॉमिक नंबर z ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल, its value increases with increase in wavelength and atomic number z of the absorbing material। और एक पॉइंट और लिखना है इसमें म्यू के बारे में। म्यू इज मैक्सिमम फॉर लेड। लेड का एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है। लेड का एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए। एक्सरेज हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, एक्सरेज हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, एक्सरेज हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज पे, हमारे बॉडी के टिश्यूज पे इनका बहुत डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है, बहुत खराब कर देता है। इसीलिए जो पर्सन एक्सरेज के साथ काम करता है उसे हम लेड का सूट पहना के भेजते हैं, क्योंकि लेड पर एक्सरे इंसिडेंट होगा तो लेड का एक्सरे का एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट क्या है सबसे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेड ही एब्जॉर्ब कर लेगा, उस ह्यूमन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये शर्ट मेरा लेड का बना हुआ, यहाँ से एक्सरे आया तो शर्ट ही एब्जॉर्ब कर लिया, मेरे स्किन तक तो गया नहीं। तो क्या लिखे? एक्सरेज हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यूज एंड देयरफॉर the persons working with x-rays हाँ, तो क्या लिखे हम लोग? X-rays have destructive effect on living tissues and therefore the persons working with X-ray often wear, the persons working with X-ray often, OFTN, often wear lead clothes, lead clothes, lead clothes। जो पर्सन एक्सरे से काम करते हैं उनको हम लोग क्या पहनाते हैं? लेड का कपड़ा पहनाते हैं। हाँ, तो क्या लिखे हम लोग? लेड क्लॉथ वाला लिख लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए। एक्सरेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनका स्पीड वैक्यूम में कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लिखिए, दे ट्रेवल इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल इन द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड कितना होता है? c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि एक्सरेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एक्सरेज क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं होता, और अगर इन पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होंगे? तो देखिए, एक्सरेज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सरेज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हेंस दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, and hence they are not deflected by electric and magnetic field।
and hence they are not deflected by electric and magnetic field. They are not deflected by electric and magnetic field. Next, इनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता. एक्सरेज के पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता. लिखिए, they do not possess magnetic moment. They do not possess magnetic moment. ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा सबको. They do not possess magnetic moment. Next, X-rays have high penetration power. X-rays have high penetration power, and they can penetrate substances like wood, लकड़ी को पेनिट्रेट कर सकता है, कॉमा फ्लेश, मीट को, मांस को, wood, कॉमा फ्लेश, कॉमा थिक पेपर, कॉमा thin sheet of metals, etc. But they cannot penetrate substances like lead. इसको penetrate कर सकता है, लेकिन किसको नहीं कर सकता है? They cannot penetrate substances like lead, calcium. This word is very important. क्योंकि कैल्शियम कहाँ होता है? बोन्स में. और इसीलिए बोन्स में फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एक्सरेज का. क्योंकि जब हम अपने, मान लो पैर टूट गया है कि नहीं टूटा है, हड्डी पता करना है, तो पैर का एक्सरे करवाएंगे. तो जो मांस है, फ्लैश है, उससे तो एक्सरे पास कर जाएगा, लेकिन जो बोन्स है उससे पास, तो बोन का डायग्राम आपको उस पेपर पे दिखेगा, इमेज दिखेगा, और उस पेपर में हम लोग देख के बता सकते हैं कि बोन्स टूटा कि नहीं टूटा. तो they cannot penetrate substances like lead, calcium, barium sulfate. बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4 etc. बेरियम सल्फेट etc. नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट हुआ, 8वां होगा मेरे हिसाब से, 7वां 8वां है. ठीक है. अगर कोई मेटल है, ये एक मेटल है, और इस पर कोई एक्सरे आ जाए, इस पर कोई क्या आ जाए, सो इट्स लाइक कोई लाइट एनर्जी आ गया इस पर, तो यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो एक्सरेज के हेल्प से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करवा सकते हैं. तो लिखिए, when incident on certain metals, X-rays can liberate electrons. X-rays can liberate electrons, and this is called photoelectric effect. ये डायग्राम आप चाहे तो बना सकते हैं. 10 पॉइंट है एक्सरे के बारे में. नाइन्थ पॉइंट लिखिए, एक्सरेज कॉज फ्लोरेसेंस. फ्लोरेसेंस क्या होता है कि जब वो उस मटेरियल को टकराते हैं तो वहां पे ब्राइट स्पॉट बनता है, चमक पैदा होता है, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस. सो एक्सरेज कॉज फ्लोरेसेंस इन मेनी सब्सटेंसेस like barium, cadmium,
and zinc sulfide, ZNS, zinc sulfide ZNS। और आखिरी पॉइंट, एक्सरेज जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। एक्सरेज कितने तरह से प्रोड्यूस हो सकता है? एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और एक को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, दूसरे क्या बोलते हैं? लिखिए, इन एक्सरे ट्यूब कॉमा टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज may get formed, two type of x-rays may get formed। हाइफन देखिए, पहले लिखिए ए नंबर में कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में क्या हो रहा है इस पास बताइए। मान लीजिए ये एक एटम है, इस एटम में इस तरह से ऑर्बिट है और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन इस मेटल के एटम में इंटर किया, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कितने एनर्जी से आया, मान लेते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी Ke है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? हाफ m v max स्क्वायर, या इसको E इंटू v नॉट लिख देते हैं। एंड व्हाट इज v नॉट? पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन वाज एक्सेलरेटेड। तो इतना एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था। जैसे जैसे ये एटम में इंटर करता है, ये डी एक्सलरेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डी एक्सलरेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्सलरेट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। उसका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो देखो बोलना बढ़ेगा। अरे वेलोसिटी घटा तो एनर्जी घटा ना जी, काइनेटिक एनर्जी घट गया। वही एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? एक्सरे के फॉर्म। और इसको कौन सा एक्सरे बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी उसका एक वैल्यू नहीं होगा, उसका एक रेंज होगा, उसका एक पूरा अगर एनर्जी लॉस हो जाए, पूरा अगर एनर्जी, तो कितना एनर्जी का एक्सरे बनेगा? तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो H इंटू एफ मैक्स, कितना एनर्जी का फ्रीक्वेंसी बनेगा? बोलो, कितना एनर्जी का एक्सरे बनेगा? इतना एनर्जी कहां से आएगा? यही काइनेटिक एनर्जी से। तो किसके बराबर हो जाएगा? E v नॉट या हाफ m v max स्क्वायर। तो आप ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दो, E v नॉट बाय h या m v max स्क्वायर बाय 2h। ये फ्रीक्वेंसी बनेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो सकता है एक्सरे। और अगर यही वेवलेंथ पूछा जाए, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। तो अगर इसी पे मिनिमम वेवलेंथ पूछा जाए, लैम्डा मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या होता है? C बाय f। बोलो, तो लैम्डा मिनिमम होगा C बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो कितना लिखोगे? E v नॉट बाय, ऊपर चला गया, या उसे लिख सकते हो C बाय m v max स्क्वायर बाय 2h। तो ये मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। मतलब जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका एक मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, उससे ज्यादा कोई भी वेवलेंथ का एक्सरे मिल सकता है। इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कुछ ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा, उसके बीच का कोई प्रोड्यूस। तो ये कैसा एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, जिसका मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, इसको बोलते हैं मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे।
जिसको कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। और इस बात को सबसे पहले जिसने एक्सप्लेन किया था दो साइंटिस्ट, एक का नाम था डुआन, एक का नाम था हंट। इसको डुआन हंट लॉ कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे को एक्सप्लेन करने वाले दो साइंटिस्ट थे, डुआन और हंट। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे समझ में क्या होता है, लिखो। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए और एक सवाल कर लेंगे हम लोग इसके ऊपर। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे पर लिखिए, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, continuous X-ray consists of, continuous X-rays consists of radiation of all possible wavelength, consists of radiations of all possible wavelength greater than a definite short wavelength limit। तो ये जो मिनिमम वेवलेंथ है इससे ज्यादा कोई भी हो सकता है, ग्रेटर देन अ डेफिनिट शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। फुल स्टॉप। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू de-acceleration of electrons passing near heavy nucleus। Full stop। The loss in energy of electron during retardation is emitted in the form of continuous X-ray, is emitted in the form of continuous X-ray। is emitted in the form of continuous X-ray। जब हम लोग ये काम किए और ग्राफ बनाए, जब हम लोग ये काम किए इस ट्यूब में और ग्राफ बनाए इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे आई और वेवलेंथ लैम्डा, इसके बीच तो ऐसा देखा गया कि एक मिनिमम वेवलेंथ, इससे आगे कोई भी वेवलेंथ प्रोड्यूस हो सकता है। मिनिमम वेवलेंथ का इंटेंसिटी कुछ होगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम इस रेंज में होगा, फिर धीरे धीरे घटता है। ऐसा देखा, ज्यादा वेवलेंथ होते जाएगा तो फिर वो एक्सरे के लिमिट से बाहर हो जाता है, फिर डिटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ वेवलेंथ पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, ऐसा कुछ। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे है, लेकिन ये ज्यादा इंटेंसिटी अचानक से क्यों मिल गया, इसी का नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक ये पूरा क्या है, यहां से आता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। ये सारा वेवलेंथ आपको मिल रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे थोड़ा दिखा सकते हो ताकि एक बहुत रेंज में कुछ भी हो सकता है। ये जो व्हाइट वाला ग्राफ ऐसे आया है उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन कुछ वेवलेंथ का बहुत हाई इंटेंसिटी का एक्सरे मिला, लेकिन स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये वेवलेंथ फिक्स है, इतना वेवलेंथ का। सिमिलरली ये वेवलेंथ, तो इन दोनों वेवलेंथ या दो या तीन जो भी मिलेंगे उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जिसका एक गिवन वेवलेंथ गिवन फ्रीक्वेंसी होगा, उसका रेंज नहीं है। जैसे कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का रेंज है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का रेंज इस फ्रीक्वेंसी का एक्सरे निकला, क्यों निकला वो जानना है। लेकिन उससे
ये ग्राफ आप बनाइए और एक सवाल पहले कर लें। एक सवाल जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में खूब पूछा आता है, फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ of the X-ray emitted by X-ray tube operating at 30 kV. Operating at 30 kV. तो मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, कट ऑफ वेवलेंथ, ये फॉर्मूला था hc by ev नॉट, hc by ev नॉट, लैम्डा मिनिमम का क्या फॉर्मूला था, hc by ev नॉट। hc का वैल्यू हम लोग जानते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन तो लिखे ही, और v नॉट ये है ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितना सेक्सलेट का आ रहा है, कितना है 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सॉरी 30 किलो वोल्ट, मतलब 30 × 10⁻³ वोल्ट, इतना एंगस्ट्रॉम का यूनिट है। अगर आप 12400 लिखते हैं तो वेवलेंथ किसमें लिखना होता है, एंगस्ट्रॉम, और ये 12400 किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये ई तो कट जाएगा और ये वोल्ट वोल्ट भी कट जाएगा, ये बेसिकली कितना हो जाएगा 12400 बाय ये 0 भी काट दो, 1 0 1 0, तो इससे कटेगा क्या 4 141.3 और 100 से डिवाइड करें तो 0.4133 एंगस्ट्रॉम। तो सीधा सीधा कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला ऐसे निकाल के पुट कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आखिरी पॉइंट जो आपको लिखना है बी नंबर में, वो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पर मोस्ले नाम का एक साइंटिस्ट ने खूब रिसर्च किया और अपना लॉ दिया, इसको हम लोग मोस्लेस लॉ भी कहते हैं, MOSLEY', मोस्लेस लॉ। तो लिखिए, एक दो पॉइंट लिखते चलते हैं, पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, ठीक है, ये नहीं समझना है कैरेक्टरिस्टिक में कॉन्टिन्यूअस क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं उसका समझो पहले। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एनर्जी, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अभी जो मिनिमम वेवलेंथ निकाली वो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एनर्जी बट नॉट ऑन द टारगेट मटेरियल, बट नॉट ऑन द टारगेट मटेरियल। ये टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करता है। पहला क्या लिखे, कॉन्टिन्यूअस, ये पहला पॉइंट लिखे ना कॉन्टिन्यूअस वाला। कॉन्टिन्यूअस का जो मिनिमम वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टारगेट मेटल कैसा है। तो दूसरा पॉइंट लिखना है, द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड्स ऑन एलिमेंट यूज्ड एज टारगेट। समझ में आया दोनों पॉइंट में फर्क। द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड्स ऑन एलिमेंट यूज्ड एज टारगेट। Next point, third point, characteristic X-rays are produced। अच्छा पहले समझ लो कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर उसको लिखोगे तो समझ में आएगा। देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को हम भेजे थे, अब क्या किया, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो इस एलिमेंट का जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन था उससे जाके ये टकरा गया,
उससे जाके ये टकराया तो इसको नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया, ये जगह खाली। तो ऊपर का इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी ज्यादा था वो नीचे आके इसमें ट्रांजिट करना था, और ये जो ट्रांजिशन हुआ इससे भी एनर्जी निकलेगा, उससे भी एक्सरे प्रोड्यूस होगा। वो एक्सरे क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। समझ गए? तो लिखिए थर्ड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड when the electron hitting the target knocks out an atomic electron, atom के इलेक्ट्रॉन को, an atomic electron from the inner energy level, full stop. The ejected leaving electron creates vacancy which is filled by electron from falling from higher energy level, and the energy difference is emitted as characteristic X-ray, characteristic X-ray, and the energy difference is emitted as characteristic X-ray. तो इसमें देखिए, मान लीजिए ग्राउंड लेवल का n = 1 का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। किसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया? तो n = 1 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। n = 1 को कौन सा सेल कहते हैं? K सेल। पहला वाला सेल का क्या नाम होता है? K सेल होता है ना। तो मान लीजिए ये n = 1 का एनर्जी लेवल है, यहाँ कहीं n = 2 होगा, यहाँ कहीं n = 3 होगा, यहाँ कहीं n = 4। तो ये n = 1 है, इसको K सेल कहते हैं। फिर n = 2 उसको L सेल कहते हैं। फिर n = 3 उसको कहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है? पहले लेवल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? 2 से 1 पे आ सकता है, इसको बोलेंगे K पर आया, पहला लाइन है, इसको अल्फा, K अल्फा लाइन, क्या बोलेंगे? इसी तरह दूसरा आ सकता है यहां, इसका नाम क्या होगा? K पर आया दूसरा लाइन, इसलिए बीटा, K सफिक्स में बीटा। तीसरा लाइन K गामा लाइन, एंड सो। ठीक है? इसी तरह अगर n = 2 का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ होता, तो कहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होते? n = 2 पर। ये n = 1 है, ये n = 2 है। n = 2 का नाम क्या होता है? L लाइन। ये 3, ये 4। तो 2 पर इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकते हैं? 3 से आ सकते हैं। तो पहला 3 पर आ सकता है, इसका नाम होगा L पर आया, पहला लाइन, इसलिए L अल्फा। 4 से 2 पर आया तो L बीटा, एंड सो ऑन। समझ रहे? तो किस पर आया उसके नाम से K या L बनता है। पहला वाला जो होगा उसको अल्फा, दूसरा जो होगा उसको बीटा। ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से।
चलिए, तो मूसले ने किसी भी लाइन का फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला दिया। मूसले ने किसी भी लाइन का फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला दिया और कहा रूट एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये फ्रीक्वेंसी होता है a इंटू जेड माइनस बी। क्या होता है? a इंटू जेड माइनस बी। रूट एफ इज इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस बी। अगर आप इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और आप ग्राफ बनाएंगे रूट एफ और z के बीच का, तो रूट एफ और z के बीच का, तो ऐसा ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा, जहां पे कट करेगा उसी को क्या बोलेंगे? b। देखिए जब z का वैल्यू b हो जाए तो f 0 हो जाएगा। और अगर आप ग्राफ बनाएंगे रूट एफ और z माइनस बी के बीच, तो कैसा ग्राफ बना होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस लाइन का अगर ये थीटा है तो उसका स्लोप होगा tan थीटा, वो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। सेम चीज यहां भी, ये थीटा, तो स्लोप जो होगा tan थीटा वो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। तो a का वैल्यू स्लोप से और b का वैल्यू इस वाले ग्राफ पे कहां x इंटरसेप्ट हुआ उससे निकाला जाता है। ये a और b का वैल्यू मोस्ले ने कैलकुलेट किया, इसी को मोस्लेस का लॉ कहते हैं, मोस्लेस लॉ। तो आपको ये a और b का वैल्यू याद रखना है। a होता है अंडर रूट आर सी इंटू 1 बाय n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय n इनिशियल स्क्वायर, जहां पर r क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप जानते हैं 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होता है। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸। तो a का वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अंडर रूट आर सी 1 बाय n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय n इनिशियल का स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए हमें k अल्फा लाइन के लिए निकालना है, और k अल्फा लाइन बहुत फेमस है, सबसे पहला लाइन ये होता है ना। तो फॉर k अल्फा लाइन, k अल्फा के लिए इनिशियली कहां पे होंगे? 2 पर, और फाइनली कहां पे आ रहे हैं? 1 पर। तो इनिशियल हो जाएगा 2 और फाइनल हो जाएगा 1। तो इसमें रख दीजिए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर सी इंटू 1 बाय n फाइनल, तो 1 हो गया, माइनस 1 बाय n इनिशियल का स्क्वायर, तो 1 बाय 4, 3 बाय 4, 3rc बाय 4। ये a का वैल्यू हो गया, और इसका वैल्यू आता है, पूरा सॉल्व कर देंगे r और c रख करके, तो 2.47 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज। तो आगे से डेटा याद रखना है, a का वैल्यू k अल्फा लाइन के लिए कितना होता है? a का वैल्यू k अल्फा लाइन के लिए इतना होता है। और जो b का वैल्यू होता है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं कि सबके लिए निकाल दें। b का वैल्यू आपको याद रखना है, वैल्यू ऑफ b जो होता है वो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। फॉर k अल्फा के लिए b 1 होता है। फॉर l अल्फा b का वैल्यू 7.4 होता है। एंड फॉर m अल्फा b का वैल्यू 19.2। आपको कोई याद रहे ना रहे, लेकिन इसके लिए याद रखना है k अल्फा के लिए। Therefore, अगर हम फ्रीक्वेंसी पूछें k अल्फा लाइन का, तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा लाइन कितना हो जाएगा? a का वैल्यू पता चल चुका है 2.49 इंटू 10 का पावर 15 ब्रैकेट z माइनस b की जगह कितना हो जाएगा? 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा लाइन हो जाएगा, ये रूट इधर जाके स्क्वायर बनेगा,
तो 2.49 इंटू 10 टू द पावर 15, इसका स्क्वायर का वैल्यू दे दिया हुआ इसमें। इसका स्क्वायर दे दिया हुआ है, तो इतना ही याद रखिए। फिर ये रूट एफ का वैल्यू है। और अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन जो होता है उसका फॉर्मूला बन के आता है 1216 बाय z माइनस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा ना, z माइनस 1 का स्क्वायर आएगा फ्रीक्वेंसी में ऊपर में, तो वेवलेंथ के लिए c बाय फ्रीक्वेंसी करोगे, इसलिए z माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि अल्फा लाइन का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट पूछा जाता है, टंगस्टन दे देगा, उसका z दे देगा, पूछेगा बताइए फ्रीक्वेंसी की अल्फा लाइन में कितना है। सो दिस इज ऑल दैट यू नो नीड टू नो इन एक्सरे। वक्त आ गया कहने का कि इति से रेवा खंडे एक्सरे समाप्तम। बाय बाय, टेक केयर।